हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं प्रोफेसर डायरी चैनल। आज का वीडियो हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित है। ये एक्चुअली घटना चक्र की आई दृष्टि मैगजीन है और इसमें भी हम सूक्ष्म दृष्टि के जो पॉइंटर फॉर्म में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने नेशनल करंट अफेयर से संबंधित सभी तथ्यों को देखा था। इस बार हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित सारे तथ्यों को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे केवल जो बुक में है उसके अलावा भी जो पॉइंट्स मैंने रिसर्च किए हैं उससे संबंधित वो सारी चीज़ें हम संकलित की गई हैं, तो वो सभी चीज़ें एक साथ हम कंप्लीट करेंगे, तो कोई भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। आप लास्ट तक इस पूरे वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक संख्या में दूसरों तक शेयर करिए। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो पहला पॉइंट ये है कि वर्ष सन 2024 की कोप 29 यानी सन 2024 में कोप 29 हुआ था। कोप का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की 29वीं मीटिंग। इसकी मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो इसकी मेजबानी 11 से 22 नवंबर सन 2024 के बीच अजरबैजान देश ने की है। और अजरबैजान की कहाँ पे हुआ? तो ये बाकू में, उसकी कैपिटल में हुआ है। ठीक है, यानी कोप 29 की मीटिंग कहाँ पे हुई है? तो अजरबैजान के बाकू शहर में। अब कोप 29 हुआ है तो उससे पहले कोप 27, 28 और 30 आने वाला है, तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो कोप 27 हुआ था शर्म अल शेख इजिप्ट में। ठीक है, कोप 28 हुआ था दुबई यूएई में। ठीक है, यूएई की कैपिटल दुबई में सन 2023 में। और कोप 30 होने वाला है ब्राजील में। ठीक है, तो एक बार फिर से रिकॉल कराएं। कोप 27 इजिप्ट में शर्म अल शेख में, ये सन 2022 में हुआ था। 28 दुबई यूएई में सन 2023 में हुआ था। अभी सन 2024 में कोप 29 बाकू अजरबैजान में होने जा रहा है और नेक्स्ट कोप 30 ये आपके ब्राजील में होने जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नवंबर सन 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है? तो जो यूरोपियन हाइड्रोजन सप्ताह है उसके लिए किसको एक्सक्लूसिव पार्टनर के तौर पे घोषित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। ठीक है, अब यूरोपियन हाइड्रोजन वीक क्या है? तो ये एक यूरोपियन कमीशन, हाइड्रोजन यूरोप और अदर्स के द्वारा एक वीक एक सप्ताह मनाया जाता है जिसे यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह कहते हैं। एक्चुअली ये यूरोपियन यूनियन का जो क्लाइमेट न्यूट्रलिटी का टारगेट है सन 2050 तक, यूरोपियन यूनियन ने क्लाइमेट न्यूट्रलिटी का एक टारगेट सेट कर रखा है सन 2050 तक। उससे संबंध रखता है कि हम किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन या और भी अल्टरनेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और जो भी फॉसिल फ्यूल पे हम कम निर्भरता रखें ताकि हमारा जो कार्बन इमिशन है वो कम हो सके। तो ये यूरोपियन यूनियन का टारगेट है कार्बन न्यूट्रल होने का सन 2050 तक। अब इसी तरीके से इंडिया का टारगेट कब तक है? तो इंडिया ने टारगेट किया है सन 2070 तक। ठीक है, नेक्स्ट है कि श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी है हरिनी अमरसूर्या। अभी क्या है कि श्रीलंका में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों ही नए चुने गए हैं। तो प्रधानमंत्री हैं हरिनी अमरसूर्या, जबकि जो आपके राष्ट्रपति नए बने हैं वो हैं अनुराग दिसानायके। ठीक है, हरिनी अमरसूर्या आपकी श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री हैं, जबकि जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अनुराग दिसानायके। नेक्स्ट है अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दो नए भारतीय वाणिज्यिक दूतावासों की स्थापना की घोषणा की है? यानी अमेरिका में किस दो शहरों में आपके भारत के वाणिज्यिक दूतावास लगने जा रहे हैं या कॉन्सुलेट्स बन रहे हैं? तो ये है आपका, पहला है बोस्टन में, दूसरा है लॉस एंजल्स में। ठीक है, तो अमेरिका के इन दो शहरों में आपके इंडिया के दो कॉन्सुलेट्स बनने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज की स्थापना आपके हॉस्टून विश्वविद्यालय में की जाएगी। नेक्स्ट है कि भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? यहां पे पहला है तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो ये अमेरिका के सहयोग से इंडिया अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट लगाएगा। अब ये किससे संबंध रहेगा? तो इस प्लांट द्वारा उत्पादित चिप्स का प्रयोग कहां पे किया जाएगा? तो इस प्लांट से जो भी चिप्स बनेंगी उसका प्रयोग सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट तथ्य है कि व्यक्तिगत उपस्थिति में इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर्स समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? यानी इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये 21 सितंबर सन 2024 को हुआ था बिलिंगटन डेलावेयर अमेरिका में। ठीक है, बिलिंगटन और डेलावेयर अमेरिका में इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन किया गया है। अब क्वाड कंट्रीज कौन कौन सी हैं? तो इसे याद करने के लिए आप भुजा याद कर लीजिए। भुजा का मतलब BH का मतलब भारत, यू का मतलब USA, जे का मतलब जापान, ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया। यानी भुजा देशों का जो समिट हुआ है, चौथे क्वाड लीडर समिट हुआ है, वो आपका बिलिंगटन डेलावेयर अमेरिका में हुआ है। तो समग्र रूप से ये क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए ये कौन सा संस्करण था? यानी इन पर्सन देखा जाए जो पर्सनली जाके विजिट किए हैं तो वो तो चौथा है, लेकिन वर्चुअल समिट को भी ऐड कर लिया जाए, मींस दो वर्चुअल समिट हो चुके हैं तो दोनों को ऐड कर लिया जाए तो कौन सा समिट था? तो ये छठा क्वाड समिट था। ठीक है, नेक्स्ट है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? तो क्वाड देशों ने कैंसर से संबंधित यानी हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए क्वाड देशों ने कौन सी पहल की है? तो कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। तो कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव किसका है? तो ये आप बताएंगे कि ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक पहल की जा रही है क्वाड देशों के द्वारा। क्वाड देश में कौन कौन आते हैं? भारत, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया।
नेक्स्ट है कि अगले वर्ष सन 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अभी तो अमेरिका में हुआ है, अब अगला होगा आपका सन 2025 में भारत में। ठीक है, भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो ये क्वाड कंट्रीज के द्वारा भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया? तो इसका नाम है क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। नेक्स्ट क्वाड से ही संबंधित है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता मींस इंटर ऑपरेबिलिटी में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया गया है? तो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता को सुधार करने हेतु ये क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन ये कब लॉन्च किया गया? तो ये वर्ष सन 2025 में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है? तो एक नई क्षेत्रीय पहल निकाली गई है मैत्री नाम से। ठीक है, नेक्स्ट है कि मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो मेलबर्न विश्वविद्यालय का पहला मेलबर्न वैश्विक केंद्र आपका नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया है। इस केंद्र का नया नाम क्या है? इस केंद्र का नाम क्या है? तो इस केंद्र का नाम है मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। ठीक है, मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। नेक्स्ट है कि जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जाफर हसन आपके जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने। टाइफून यागी, ये आप ध्यान रखेंगे, टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है। ऑपरेशन सद्भाव। ठीक है, और टाइफून कहां पे आता है? टाइफून आता है साउथ चाइना सी में। अगला पॉइंट है कि एक पूर्ण सदस्य के रूप में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन मींस इंटरनेशनल सोलर अलायंस आईएसए में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है? आईएसए में शामिल होने वाला 101वां देश कौन बना है? तो अभी इसकी न्यूज़ है, ये नेपाल 101वां देश बना है। तो इससे पहले कौन कौन से कंट्री शामिल हुए हैं? तो 100वां देश था आपका पराग्वे जो आईएसए में शामिल हुआ है, और 99वां था स्पेन, यानी स्पेन 99वां, 100वां पराग्वे, और 101 अभी हाल ही में नेपाल भी आईएसए में शामिल हो गया है। आईएसए संबंधित कुछ और तथ्य देख लेते हैं। तो आईएसए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है जो इंडिया के हरियाणा में है, और ये बनाया गया था सन 2015 में फ्रांस और इंडिया के द्वारा। इसका जो उद्देश्य है वो है कि टू इंस्टॉल 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी, यानी 1000 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी को बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए आईएसए बनाया गया है। अगला पॉइंट है कि वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया? तो एआई क्षेत्र के टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में आपके अश्विनी वैष्णव जो केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलकेणी और अभिनेता अनिल कपूर, यानी 3 इंडियंस को शामिल किया गया है। कौन सी पत्रिका है? ये टाइम पत्रिका है, और उसमें भी एआई क्षेत्र है। ठीक है, टाइम पत्रिका के एआई क्षेत्र के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में 3 इंडिया के हैं, अश्विनी वैष्णव, नंदन नीलकेणी और अभिनेता अनिल कपूर। नेक्स्ट है आपका किन देशों और क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया है? मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किन किन देशों ने किए हैं? तो इसमें है आपका अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, माल्डोवा, सैन मरीनो और इसराइल। तो ये सभी देश थे जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बाइंडिंग ट्रीटी की है। अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव सन 2024 इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव सन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। और ये किसके द्वारा आयोजन किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए ने अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन किया है नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली मींस आईआईटी दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? मींस इंटरनेशनल जो कैंपस है आईआईटी दिल्ली ने कहाँ पर खोला है, किस फॉरेन कंट्री में खोला है? तो इसका जो आंसर है वो है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ठीक है, अब ये आईआईटी दिल्ली का पहला अंतर्राष्ट्रीय आपका परिसर है आईआईटी संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में। लेकिन इंडिया का सबसे पहला कैंपस किस आईआईटी ने खोला था और कहाँ पे खोला था? तो इसका आंसर है फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस बाय एन आईआईटी इज आईआईटी मद्रास का जंजीबार, यानी आईआईटी मद्रास ने सबसे पहले अंतरराष्ट्रीय बाहर इंडिया से बाहर अपना एक कैंपस खोला था जंजीबार में। ठीक है, और अभी आईआईटी दिल्ली ने खोला है अबू धाबी में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो ये साउथ हैम्पटन विश्वविद्यालय यूके ये अपना कैंपस ला रहा है इंडिया में। जैसे आईआईटी दिल्ली अपना कैंपस अबू धाबी ले जा रहा है, वैसे ही साउथ हैम्पटन विश्वविद्यालय जो यूनाइटेड किंगडम में है उसका एक कैंपस इंडिया में खोला जाएगा। नेक्स्ट है किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण आपका अमेरिका में हुआ है। ठीक है, अमेरिका में हुआ है। इस प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? तो हनुमान जी की इस प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ यूनियन रखा गया है, स्टैच्यू ऑफ यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रतिमा से है कि किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई है? तो ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनियन है वो कहाँ पे लगाई गई है? तो ये अष्टलक्ष्मी मंदिर टेक्सास में की गई है, मींस अमेरिका के टेक्सास स्टेट में अष्टलक्ष्मी मंदिर में की गई है स्थापना। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया है?
तो SLCR का अनावरण वाराणसी में किया गया है। ठीक है, भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है, तो ये वाराणसी में किया है। SLCR का मतलब क्या होता है, तो स्मार्ट लेबोरेटरीज फॉर क्लीन रिवर्स। इसका कहाँ पे अनावरण किया गया, तो वाराणसी में किया गया। नेक्स्ट, इसी संबंधित एक तथ्य कि यह प्रयोगशाला किन के बीच की एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है। तो ये तीन तीन आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके द्वारा चलाई जा रही है। एक पहला हो गया इंडियन गवर्नमेंट, एक दूसरी होगी डेनमार्क गवर्नमेंट, और तीसरा इसमें शामिल हुआ है IIT BHU। इन तीनों ने मिलकर SLCR स्मार्ट लेबोरेटरी फॉर क्लीन रिवर्स का इनॉग्रेशन किया है वाराणसी में। नेक्स्ट है कि तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली रूप से किस देश द्वारा की गई है। तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की जो तीसरी मीटिंग हुई है वर्चुअली फॉर्म में, ये इंडिया के द्वारा की गई है। इससे पहले भी पहली और दूसरी मीटिंग दोनों ही इंडिया के द्वारा की गई हैं। पहली मीटिंग सन 2023 में हुई थी और सेकंड भी इंडिया के ही द्वारा वर्चुअली फॉर्म में सन 2023 में की गई थी। अभी सन 2024 में तीसरी मीटिंग की गई, वो भी इंडिया के द्वारा ही की गई है। और इस सम्मेलन का थीम क्या है, तो इस यानी जो अभी मीटिंग हुई है उसकी थीम क्या है, तो इसका है एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। एक सतत भविष्य के लिए एक नया एक सशक्त ग्लोबल साउथ। अब ये ग्लोबल साउथ शब्द क्या है, ये एक्चुअली ग्लोबल साउथ क्या है, तो ये जितने भी अविकसित देश हैं उनका समूह है। ठीक है, एक्चुअली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक यहाँ पे एक लाइन है जिसे ब्रंट लाइन बोला जाता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से जो आपका विकसित और विकासशील देशों को अलग कर रही है। मीन साउथ में जितने भी ये कंट्रीज देख रहे हैं, आपका लेटिन अमेरिका मैक्सिको के साथ, सेंट्रल अमेरिका के साथ, यहाँ पे आपका अफ्रीका देखने को मिल रहा है, इंडिया के साथ, ये सारे साउथ ईस्ट और साउथ एशियन कंट्रीज, ये सारी कंट्रीज मिला के आपका ग्लोबल साउथ बनती हैं। और ये ग्लोबल साउथ, ये जो शब्द दिया था वो कार्ल ऑगलिस वाई ने दिया था। कार्ल ऑगलिस वाई ने दिया था। कब दिया था, 1969 में दिया गया था। और इस लाइन जो डिवाइड करती है डेवलप्ड और अनडेवलप्ड कंट्रीज को, उसे बोलते हैं ब्रांट लाइन। और ये लगभग लगभग 30 डिग्री लैटिट्यूड्स के पैरेलल है। ठीक है, और ये किसके बेसिस पे है, तो पर कैपिटा GDP पे बेसिस पे है। और इसी की तीसरी मीटिंग हुई है इंडिया में। ओके, नेक्स्ट है थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो थाईलैंड की संसद द्वारा पेंटोंग टार्न सिनावात्रा, इनको थाईलैंड की संसद द्वारा नया प्रधानमंत्री चुना गया है। नेक्स्ट है किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है। तो मैत्री अनुदान की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया के साथ मैत्री अनुदान की घोषणा की है। अगला पॉइंट है कि भारत किस देश में अपने राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। इससे पहले हमने देखा था कि वाणिज्यिक दूतावास अमेरिका में खोले जा रहे थे 2 शहरों में। इसी ऐसे ही हम न्यूजीलैंड में राजनीतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेंगे। ठीक है, कहाँ पे खोल रहे हैं हम, न्यूजीलैंड में। और न्यूजीलैंड में कहाँ पे खोला जाएगा, तो ऑकलैंड में खोला जाएगा। ठीक है, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में इंडिया नया कॉन्सुलेट्स बनाने जा रहा है। ठीक है, किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं। तो किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस लगाए, तो ये हैं विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के। और इन विश्वविद्यालयों के नाम क्या है, तो एक है डीकन यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया की डीकन यूनिवर्सिटी, और दूसरा है बोलोगोंग यूनिवर्सिटी और डीकन यूनिवर्सिटी। ये दोनों ही यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की हैं और ये गिफ्ट सिटी जो गुजरात में है वहाँ पर अपने अपने कैंपस लगा रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि 5 कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना, जिनका पूरा नाम है शेख हसीना बजीद, ने किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो इसका कारण है व्यापक हिंसक छात्र विरोध। ठीक है, व्यापक हिंसक छात्र विरोध। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है। तो यूनाइटेड नेशन कमांड यानी संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा बना है, तो ये जर्मनी बना है। अब ये यूएन कमांड क्या है, तो ये एक्चुअली ये यूएस लीड कमांड है इन साउथ कोरिया। ये साउथ कोरिया में वैश्विक शांति के लिए एक यूएन कमांड बनाई गई थी और इसे लीड करता है यूनाइटेड स्टेट्स। और ये 1950 में बनाया गया था ताकि पीस शांति बहाल हो सके कोरिया में यानी कोरियन पेनिनसुला में। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो सियोल में है। और इसी में यानी यूएन कमांड का जो 18वां देश बना है वो जर्मनी बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। यानी किस देश ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, एक सम्मान का नाम है, जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न है वैसे ही वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो किस देश ने सम्मानित किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, तो एक्चुअली ये अवार्ड में ही इस फिजी देश का नाम है, तो ये आपका कंट्री का नाम है फिजी। ठीक है, यूनेस्को नेक्स्ट है यूनेस्को की एक मिनट यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 40वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है। तो विश्व विरासत समिति का 40वां सत्र आपका नई दिल्ली भारत में आयोजित किया गया है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन सा है। तो आज भारत में 43 स्थल हो गए हैं वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, 43 स्थल इंडिया के शामिल हो गए हैं। तो 43वां आपका स्थल कौन सा है, तो ये है आपका मोइदम्स। ये अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है। ठीक है, अहोम राजवंश था असम और उसके आसपास के रीजन में, तो वहाँ पे जो राजाओं का टीला, जैसे इजिप्ट के पिरामिड हैं वैसे ही वहाँ पे असम में
कम हाइट के एक दफन करने की एक प्रणाली चलती थी, प्रचलित थी उस समय पे, जिसे मोइदम्स कहा जाता है। ये आपका विश्व विरासत सूची में 43वां स्थल के रूप में नामित किया गया है। अब इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में टोटल 43 स्थल शामिल हुए हैं, जिसमें से 35 कल्चरल है, यानी सांस्कृतिक स्थल 35 है, नेचुरल प्राकृतिक आपके 7 हैं, और एक स्थल कंचनजंगा, ये मिक्स स्थल है। ठीक है, 35, 7 और 1, टोटल मिला के 43। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हेनले पासपोर्ट सूचकांक सन 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पे है? तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक के अनुसार भारत 81वें नंबर पे है। ठीक है, 81 नंबर पे है इंडिया। तो इसी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स से ही दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट कौन सा है, यानी पहले नंबर पे कौन है? 81 पे है आपका इंडिया, तो पहले नंबर पे आपका सिंगापुर। ठीक है, सबसे ज्यादा मजबूत पासपोर्ट आपका सिंगापुर कंट्री का है। अगला है बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी, एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस सेंटर की बैठक में किसने सन 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? तो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की जो अध्यक्षता कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। ठीक है, 24-25 के लिए जो इसकी अध्यक्षता करेगा वो इंडिया करेगा। अगला क्वेश्चन है कि किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। भारत के पहले समुद्र पारी ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत का जो पहला समुद्र पारी यानी ओवरसीज जन औषधि केंद्र बनाया गया है इंडिया से बाहर, वो आपका मॉरिशस में बनाया गया है। अगला है कि वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISVL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो अभी करंट में जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित हुई है इंडिया की, वो है श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर में है। इससे पहले 3 भारतीय शहर और हैं जिन्हें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में घोषित किया गया है। तो एक है मामलापुरम तमिलनाडु में, दूसरा है जयपुर राजस्थान में, तीसरा था मैसूर कर्नाटक में, और अभी रिसेंटली श्रीनगर जम्मू कश्मीर। तो ये 4 शहर हैं जिन्हें वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है। नेक्स्ट है कि किस शहर में स्थित ग्रेविन बैग्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए? यानी ग्रेविन बिक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए हैं। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपके पेरिस, फ्रांस में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का एक उद्घाटन किया गया है, एस जयशंकर के द्वारा उद्घाटन किया गया है। तो ये है आपका पोर्ट लुइस मॉरिशस में, यानी मॉरिशस की कैपिटल पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन हुआ है। अगली तो नेक्स्ट था कि गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? तो इसका आंसर है ताइवान और फिलीपींस। यहाँ पर गेमी टाइफून देखा गया था। यह किस प्रकार का चक्रवात था? तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन था। ट्रॉपिकल साइक्लोन के यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कई सारे नाम होते हैं। इंडियन ओशन में इसे चक्रवात कहा जाता है, चाइना के आसपास इसे, या जो दक्षिण चीन सागर है वहाँ पर इसे टाइफून कहा जाता है, जापान के आसपास इसे टाइफू कहा जाता है, फिलीपींस के आसपास वेग्यू कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसी प्रकार से बिली बिली और हरिकेन, टॉर्नेडो, ये सब आपके कैरिबियन ओशियन और यूएसए के आसपास हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन है। नेक्स्ट बात करते हैं कि किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो ये है आपका साउथ अफ्रीका, यानी दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट है कि नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो डिक सूफ ये आपके नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगला है कि पशुपालन लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? यानी लाइव स्टॉक फार्मिंग पर भी कार्बन टैक्स लगा दिया है किसी कंट्री ने। तो ये कौन सी कंट्री है? डेनमार्क है। ठीक है, एक्चुअली डेनमार्क का जो गोल है कार्बन न्यूट्रल होने का, वो सन 2045 तक है। ठीक है, यानी कार्बन न्यूट्रल का गोल है डेनमार्क का सन 2045 तक, यूरोपियन यूनियन का है सन 2050 तक, जबकि भारत का है सन 2070 तक। तो डेनमार्क सन 2045 तक ही कार्बन न्यूट्रल होना चाहता है। तो इसी मद्देनजर उसने लाइव स्टॉक फार्मिंग से जितने भी जो मीथेन गैस एमिशन होता है उसको चेक करने के लिए ये कार्बन टैक्स लगा दिया है डेनमार्क ने। लाइव स्टॉक फार्मिंग पर भी, पशुपालन पर भी कार्बन टैक्स लगा दिया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर स्पेशल इन्वॉइस की तीसरी बैठक कहाँ पे आयोजित की गई थी? तो ये थी आपकी दोहा, कतर में। ठीक है, कतर की राजधानी दोहा में ये आपकी स्पेशल इन्वॉइस की तीसरी मीटिंग आयोजित की गई थी। अब एक्चुअली ये मीटिंग किसके लिए थी? तो ये होता है कि हाउ टू एडवांस इंटरनेशनल एंगेजमेंट विद अफगानिस्तान आफ्टर तालिबान टेक ओवर। जब से तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर टेक ओवर किया है, तो उसके बाद किस तरीके से ये संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों में शामिल होगा, या किस तरीके से आपके अफगानिस्तान के साथ और भी कंट्री आके आपस में गठजोड़ या आपके समझौता करेंगे, तो उससे संबंधित है स्पेशल इन्वॉइस की मीटिंग। ठीक है, तो वर्ष सन 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी का अध्यक्ष कौन बना है? तो भारत बना है। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो वो कौन सा पुरस्कार है रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान? तो ये है ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये रूस ने इंडिया के नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो नरेंद्र मोदी जी को जितने भी पुरस्कार और भी कई कंट्रियों से मिल चुके हैं हाल ही में 1-2 साल में, तो हम एक साथ ही देख ले रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारे अवार्ड्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को रिसीव हुए हैं हाल ही के कुछ सालों में। तो पहला है कि ऑर्डर ऑफ किंग
अब्दुल्ला अजीज़ अल सऊद। तो यहाँ से ये मिला है आपका सऊदी अरेबिया से, ठीक है। सऊदी अरब ने ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल्ला अजीज अल सऊद से सम्मानित किया था नरेंद्र मोदी जी को सन 2016 में। सेकंड है स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, ये अफगानिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है। ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट ऑफ पैलेस्टीन, ये पैलेस्तीन का है। ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजाजुद्दीन, ये आपका मालदीव का है। ऑर्डर ऑफ जायद ये यूएई का अवार्ड है। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ रेनेंसा, ये बहरीन का अवार्ड है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी से को दिया गया था। लीजन ऑफ मेरिट, ये यूएसए का है लीजन ऑफ मेरिट। ऑर्डर ऑफ फिजी, फिजी का है। ऑर्डर ऑफ लोगाऊ, ये पापुआ न्यू गिनी का है। ऐसे ही इकबाल अवार्ड है, ये रिपब्लिक ऑफ पलाऊ का है। इकबाल अवार्ड, सॉरी इबकाल अवार्ड रिपब्लिक ऑफ पलाऊ। ऐसे ही ऑर्डर ऑफ नील है इजिप्ट का। ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था फ्रांस ने नरेंद्र मोदी जी को। ग्रांड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर, वहाँ पे लीजन ऑफ ऑनर था, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ऑनर है। लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस, जबकि ऑर्डर ऑफ ऑनर ये आपका ग्रीस, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ड्रैगन किंग या ड्रुक ग्याल्पो, ये भूटान ने सम्मानित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। और ऐसे ही ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू जो अभी हमने पढ़ा है, इससे ये रसिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर है, ठीक है। तो ये सारे हमने अवार्ड्स देखे। नेक्स्ट है कि पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है। तो पनामा का नया राष्ट्रपति जोस राउल मोलिनो बने हैं। अगला है कि भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई थी। तो कोलंबो प्रोसेस की पहली बैठक पहली बैठक आपकी जेनेवा में आपकी संपन्न हुई थी, लेकिन इसकी अध्यक्षता कर रहा है भारत, ठीक है। कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है, और इसकी पहली बैठक आयोजित की गई है जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कोलंबो प्रोसेस ये जो संगठन है सन 2003 में ही बना था। 12 एशियन कंट्रीज इसमें शामिल हैं। और ये किससे संबंधित है, टू प्रमोट द शेयरिंग ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, यानी ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जितनी भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं वो यहाँ पे डिस्कस होती हैं, ठीक है, कोलंबो प्रोसेस में। और इसकी अध्यक्षता अभी भारत कर रहा है, जिसकी पहली मीटिंग आपके जेनेवा में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है कि नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो नाटो का महासचिव मार्क रूट को नियुक्त किया गया है। ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे। तो नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूट को नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो नाटो के बारे में हमें जानने चाहिए। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, 4 अप्रैल 1949 को, ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और ये इसकी स्थापना वाशिंगटन डीसी में हुई थी, ठीक है। अभी यानी 1949 में हुई है, तो ये अभी इसकी 75वीं वर्षगांठ है, ठीक है। 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। एक्चुअली ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, यानी सारी कंट्री आके इकट्ठे हो गए और एक मिलिट्री अलायंस बनाए हुआ है जिसे नाटो बोला जा रहा है। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ओरिजिनली जब ये बना था 1949 में, तब इसमें 12 मेंबर थे, लेकिन आज इसमें बढ़ के 32 मेंबर हो गए हैं, ठीक है। 20 मेंबर बढ़ गए, 12 से अब 32 हो गए हैं। और यहाँ पे 32वां आपको ध्यान रखना है कि 32वां मेंबर जो लास्ट में जुड़ा है वो है स्वीडन, और 31वां जुड़ा था आपका फिनलैंड, ठीक है। तो फिनलैंड 31वां, 32वां आपका स्वीडन। एक्चुअली ये कलेक्टिव डिफेंस के तौर पे कार्य करता है, यानी किसी नाटो के 32 देश में से अगर किसी पे भी हमला होता है तो बाकी के 31 देश भी उस कंट्री के खिलाफ अटैक करेंगे। ये है इनकी ट्रीटी। एक्चुअली ये ट्रीटी आर्टिकल नंबर 5 से इस तरीके का कलेक्टिव डिफेंस की पावर दी जा रही है, यानी नाटो की ट्रीटी में ही एक कलेक्टिव डिफेंस करके एक आइडिया है जो आर्टिकल 5 में दे रखा है, इसी ट्रीटी के आर्टिकल 5 में, जिसके अंतर्गत अगर किसी एक कंट्री पर अटैक होता है तो सारी कंट्री मिलकर युद्ध करेंगे। नेक्स्ट है कि किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवार की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने पर सहमति जताई है। और ये विश्वविद्यालय कौन सा है, तो ये ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय जो यूनाइटेड किंगडम में है। यहाँ पर संत तिरुमंगई अलवार की 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति थी जो वापस अब इंडिया को दी जा रही है। अब तिरुमंगई अलवार कौन है, तो एक्चुअली इनके पीछे अलवार नाम जुड़ा है। तो अलवार वो लोग होते हैं जो विष्णु भगवान को मानते हैं, विष्णु भगवान के उपासक होते हैं, यानी ये वैष्णविक ट्रेडिशन से हैं। और इनके जस्ट अपोजिट होते हैं नयनार। नयनार मीन्स जो शैव की पूजा करते हैं, शैव संप्रदाय को मानते हैं। तो शैव संप्रदाय मानने वाले नयनार, जबकि विष्णु संप्रदाय मानने वाले आपके अलवार संत। एक्चुअली ये 12 अलवार बहुत फेमस हैं। तो 12 में ये लास्ट 12th अलवार थे तिरुमंगई अलवार। और इन्होंने एक बहुत सारे हिम्स लिखे थे, और उन्हीं की कलेक्टिव रचना है दिव्य प्रबंधम। तो दिव्य प्रबंधम किसकी रचना है, संत तिरुमंगई अलवार जी की। नेक्स्ट है अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर कौन सा गठबंधन बनाया। तो भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर बायोफार्मास्यूटिकल्स अलायंस की स्थापना की है। बायोफार्मास्यूटिकल्स अलायंस की स्थापना की है। तो कब की है, तो ये जून सन 2024 में की है। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक सन 2024 ये कौन जारी करता है, तो ये विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, WEF जारी करता है, ठीक है। वैश्विक ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जहां पर भी आपको याद करने के लिए, जहां पर भी ग्लोबल या वैश्विक शब्द आ जाए तो वो आप रिलेट करेंगे विश्व आर्थिक मंच से, ठीक है। ये वैश्विक शब्द वाली जितनी भी रिपोर्ट है वो अधिकतर विश्व आर्थिक मंच देता है। अब विश्व आर्थिक मंच में शीर्ष स्थान पर कौन आया है, तो शीर्ष स्थान पर आपका स्वीडन आया है, यानी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में पहले नंबर पर स्वीडन है। और भारत का रैंक कौन सा है, तो भारत का है 63वां। नेक्स्ट है मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग। कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग सन 2024 के अनुसार विश्व में सबसे महंगा शहर कौन सा है। तो मर्सर द्वारा जो रिपोर्ट पेश की जाती है कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग, उसके अनुसार विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो हांगकांग अभी विश्व का सबसे महंगा शहर है।
एक्चुअली ये रिपोर्ट बनाने के लिए न्यूयॉर्क को एक एज ए बेस लाइन माना जाता है, न्यूयॉर्क को एक बेस सिटी माना जाता है, उसी के अकॉर्डिंग रिलेट करके हम आगे पीछे शहरों को देखते हैं। और सबसे चीपेस्ट शहर जो अभी बना है वो है अबूजा नाइजीरिया में, अबूजा नाइजीरिया में। और सबसे महंगा है हांगकॉन्ग। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे महंगा है मुंबई, ठीक है, जो 136 रैंक पे आया है इस रिपोर्ट में, यानी इंडिया में सबसे महंगा शहर है मुंबई। अगला है कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन सन 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो G7 शिखर सम्मेलन सन 2024 का आयोजन अपूलिया इटली में हुआ है। और ये कौन सा सम्मेलन है? ये 50वां सम्मेलन है, ठीक है। अब G7 के बारे में हम चीज़ें जान लेते हैं। तो G7 जो G7 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़। अब 7 कंट्रीज़ हैं इसमें टोटल मिला के, और ये 7 कंट्रीज़ के क्रम हम बताएंगे अभी। एक्चुअली ये जो संगठन बना था ये ऑयल क्राइसिस के दौरान बना था 1973 में। 1973 में ऑयल क्राइसिस आई थी जिसकी वजह से ऑयल्स के रेट बढ़ गए, तो उसी संबंधित ये संगठन बनाया गया था उसी समय पे। और इसकी पहली मीटिंग हुई थी 1975 में, ठीक है। पहली मीटिंग हुई 1975 में जिसमें 6 कंट्री शामिल हुई। 6 में से यूएस था, यूके था, जर्मनी था, फ्रांस था, इटली और जापान, ठीक है। एशिया से केवल एक कंट्री है जापान। बाकी आपकी नॉर्थ अमेरिका और यूरोप की कंट्री हैं, यूके, यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इटली और जापान। बाद में कनाडा ने इसको ज्वाइन किया अगली साल ही 1976 में। रसिया भी एक समय पे इसमें शामिल हुआ था 1997 में, ठीक है। तो उस समय G7 बन के आगे बढ़ के हो गया था G8, क्योंकि 8 कंट्री आ गई थी रसिया के साथ। लेकिन जैसे ही रसिया ने सन 2014 में क्रीमिया पोर्शन को हत्याया, यूक्रेन से छीना, उसके बाद G8 रसिया को एक्सपेल कर दिया गया, इस संगठन से बाहर भगा दिया गया। तो फिर से एक आपका संगठन बन गया G7। तो अभी इसमें 7 कंट्रीज़ हैं जिनके नाम है। अगर उत्तरी अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ पे यूएसए और कनाडा रहेगा। यूरोप की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका यूके देखने को मिलेगा, फ्रांस देखने को मिलेगा, जर्मनी देखने को मिलेगा और इटली देखने को मिलेगा, ठीक है। 4 कंट्री यूरोप की हैं और एक कंट्री आपकी जापान, जो एशिया की कंट्री है। तो ये G7 कंट्रीज़ का संगठन है। और इसकी जो अभी मीटिंग हुई है वो अपूलिया इटली में आयोजित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट सन 2024 ये कौन जारी करता है? तो अभी हमने बताया कि जहां पर भी ग्लोबल शब्द लगेगा वो किससे संबंध रखेगा? WEF से, वर्ल्ड विश्व आर्थिक मंच से, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये आप रिपोर्ट पेश करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट सन 2024। और इस रिपोर्ट में पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को अब कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है कि अभी भी विश्व को पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो अभी भी 134 साल लगेंगे, यानी 2158 तक आते आते हम जेंडर पैरिटी की तरफ, यानी 100% जेंडर पैरिटी हो जाएगी, यानी समान रूप से चाहे वो मेल हो या फीमेल दोनों को समान दर्जा दिया जाएगा। अभी भी 134 साल और लगेंगे। अब इस रिपोर्ट में पहले नंबर पे, यानी अभी सबसे ज़्यादा जेंडर पैरिटी कहाँ पर है, समानता कहाँ पर है? तो आइसलैंड में सबसे ज़्यादा समानता है, यानी पहली रैंक पे आया आइसलैंड। इंडिया का कौन सा स्थान है? तो इंडिया की रैंक है 129। ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में जो रैंक है वो 129 है। और लास्ट नंबर पे कौन आया? तो लास्ट पे आया सूडान, और सेकंड लास्ट पे आया आपका पाकिस्तान, ठीक है। 146 कंट्रीज का डाटा लिया गया, तो 146वें रैंक पे है सूडान और 145वीं पे है पाकिस्तान। इंडिया की रैंक है 129, इंडिया की रैंक है 129 और आइसलैंड की है फर्स्ट। नेक्स्ट है कि यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन सन 2024, जिसे समिट ऑन पीस इन यूक्रेन कहा जा रहा है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था अभी? तो इसका आयोजन स्विट्जरलैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? यानी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में पहला कौन सा कंट्री है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है? तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में पहला कंट्री बना है आपका थाईलैंड। और अगर पूरे विश्व में पूछा जाए कि पूरे विश्व में सबसे पहले किसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी थी, तो वो कंट्री था आपका नीदरलैंड, ठीक है। सन 2001 में नीदरलैंड ने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी थी। पीटर पेलेग्रिनी पीटर पेलेग्रिनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? तो पीटर पेलेग्रिनी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं। अगला है जुडिथ सुमिनवा तुलुका, जो जुडिथ सुमिनवा तुलुका, ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली महिला है। जुडिथ सुमिनवा तुलुका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की, ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी माना है? तो अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी संयुक्त राज्य अमेरिका किसको मान के चल रहा है? तो केन्या को प्रमुख गैर नाटो, मेजर नॉन नाटो अलाई मान के चल रहा है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? पाकिस्तान के साथ और कौन कौन से सदस्य हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी रूप से शामिल होंगे इस बार सन 2024 में? तो ये हैं आपका SPDGP मीन्स सोमालिया, S से सोमालिया, P से पनामा, D से आपका डेनमार्क, ये आपका G से ग्रीस या यूनान और P से पाकिस्तान। सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, यूनान और पाकिस्तान, ये आपके 5 कंट्रीज हैं जो इस बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किए गए हैं। अगला है बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन सन 2024। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन सन 2024 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन सन 2024 का आयोजन सैन डियागो USA में किया गया है। लार्जेस्ट ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअली बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या है? तो ये सबसे बड़ा व्यापारी संगठन है। अब ये किससे संबंधित व्यापार करता है? तो बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री से संबंधित, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री से संबंधित। नेक्स्ट QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सन 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है?
क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सन 2025 में कौन से किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है आपका मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मींस एमआईटी। लगातार 13वीं बार इसको फर्स्ट रैंक इसमें मिली है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, और इस बार भी एमआईटी को पहली रैंक मिली है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ा सबसे अच्छा इंस्टीट्यूट है आपका आईआईटी बॉम्बे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सांग्रीला संवाद का 21वां संस्करण, सांग्रीला संवाद का 21वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? तो सांग्रीला संवाद का 21वां संस्करण आपका सिंगापुर में आयोजित किया गया है। अब ये सांग्रीला डायलॉग क्या है, सांग्रीला संवाद क्या है? तो एक इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी डायलॉग है। किसके लिए है? तो एशिया पैसिफिक रीजन के लिए है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल सिक्योरिटी डायलॉग फॉर एशिया पैसिफिक रीजन, और इसका आयोजन अभी सांग्रीला होटल सिंगापुर में किया गया है। 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली कहाँ आयोजित की गई है? तो 77वीं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली यानी विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ आयोजित की गई है? तो ये है आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड हेल्थ असेंबली आयोजित की गई है। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल वाले सॉरी रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन बॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो रूस से जिन जिन नाटो देशों की आपकी बॉर्डर लग रहा है, उनमें से कितने देशों ने आपकी ड्रोन बॉल बना रहे हैं, यानी उन जो आपकी बाउंड्री रहेगी वहाँ पे ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। तो ये कौन कौन से देश हैं? ये 6 देश हैं टोटल मिला के। इन 6 देशों में आता है लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। एक्चुअली हम फिर से मैप पे भी देख लेते हैं इसी चीज़ों को। तो ये आपका कुछ इस तरीके का मैप रहेगा वहाँ का। तो आपका नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और पोलैंड, ये 6 कंट्रीज़ हैं जो आपका रसिया से बॉर्डर लगा रही हैं, और बाकी ये सभी आपकी नाटो में शामिल हैं। तो ये 6 कंट्रीज़ हैं जो आपका ड्रोन बॉल बनाएंगे रसिया के बॉर्डर के साथ। ठीक है। प्रथम काजा टीएफसीए प्रथम काजा टीएफसीए शिखर सम्मेलन सन 2024 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो पहला काजा टीएफसीए शिखर सम्मेलन आपका लिविंग स्टोन जाम्बिया में आयोजित किया गया था। लिविंग स्टोन जाम्बिया में आयोजित किया गया था। अब पहले समझते हैं कि काजा टीएफसी क्या है। तो काजा टीएफसी की फुल फॉर्म है कवांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया। कवांगो जाम्बेजी ट्रांस फ्रंटियर कंजर्वेशन एरिया, ये काजा टीएफसी की फुल फॉर्म है, जिसका आयोजन लिविंग स्टोन जाम्बिया में किया गया था। एक्चुअली इसमें 5 मेंबर्स हैं। ये हैं आपके अंगोला, बोट्सवाना, नामिबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। अंगोला, बोट्सवाना, नामिबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, ये सभी कंट्री चाह रही हैं कि हम साइट से बाहर निकल जाएं। ठीक है। जो साइट है जो आपके जो ट्रेड होता है, इंडेंजर ट्रेड होता है, किसी भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ का जो व्यापार करते हैं लोग, उस पर रोकथाम लगाने के लिए साइट एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलने का एक प्रस्ताव पारित किया गया है काजा टीएफसी में। ठीक है। और इसमें 5 मेंबर हैं, अंगोला, बोट्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। अगला क्वेश्चन है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया है? तो पहला अंतर्राष्ट्रीय जो आलू दिवस है, ये आपका 30 मई को मनाया जाएगा, यानी मनाया गया है सन 2024 में, और इसी दिन से आपका पहला ये अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस आपका 30 मई को ही हर बार मनाया जाया करेगा। और ये दिवस मनाने की घोषणा किसने की है? तो इस दिवस को मनाने की घोषणा एफएओ ने की है, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने 30 मई को अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाने की घोषणा की है। अगला है टाइम 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियां सन 2024 नामक सूची में, यानी टाइम 100 जो टाइम मैगजीन है उसमें 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की एक लिस्ट जारी की गई है। उसमें भारत की कितनी कंपनियां शामिल हुई हैं? तो भारत की 3 कंपनियां शामिल हुई हैं टॉप 100 की लिस्ट में, और इन 3 कंपनियों के नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यानी 3 कंपनियां हैं जो टॉप 100 में टाइम मैगजीन की में इंडियंस कंपनीज हैं जो वहाँ पर टाइम मैगजीन की लिस्ट में दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम करा रही है भारत की एक यूनिवर्सिटी, उसका नाम क्या है? तो उस यूनिवर्सिटी का नाम है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है, क्या नाम है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है कि हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट सन 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में भारतीय मूल के अनीस कपूर जी हैं, जो एक फेमस आर्टिस्ट हैं, अभी ये लंदन यूके में रहते हैं। तो इनको हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट में सबसे पहला स्थान मिला है, यानी प्रथम स्थान मिला है भारतीय मूल के अनीस कुमार जी को, ठीक, अनीस कपूर जी को। ठीक है, भारतीय मूल के अनीस कपूर जी को पहला स्थान मिला है हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट सन 2024 में। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है? 176वां स्थान है। अब ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक ये कौन जारी करता है? तो ये येल सेंटर और कोलंबिया सेंटर, 2 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी करते हैं। इसमें पहली रैंक आई है एस्टोनिया की। एक्चुअली ये एस्टोनिया की इसलिए रैंक आई है क्योंकि उसने अपना जो भी 19 कार्बन ग्रीन हाउस गैस का एमिशन था उसको 59% कम कर दिया है 1990 के लेवल से, इसलिए एस्टोनिया को पहली रैंक दी गई है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में। और लास्ट रैंक है आपकी वियतनाम के पास 180 में रैंक। ठीक है, और बीच में हमारा 4 अंक पहले 176 में रैंक में इंडिया भी है, यानी इंडिया की स्थिति बहुत खराब है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया गया है? यानी किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया है? तो ये यूक्रेन ने किया है। ठीक है। अगला, किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग थे ने शपथ ली?
तो लाई चिंग तेल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ? ठीक है, यानी हिदाया चक्रवात से कौन सा देश प्रभावित हुआ था? तो ये आपका जो चक्रवात आया था उससे तंजानिया प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन सन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडम नीदरलैंड्स में आयोजित किया गया है। भारत और किस देश ने चाहवार में शाहिद बहिश्ती पोर्ट टर्मिनल भारत और किस देश ने चाहवार में शाहिद बहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घ अवधि समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है आपका ईरान। ठीक है, भारत और ईरान ने मिलकर चाहवार में शाहिद बहिश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घ अवधि समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और ये हस्ताक्षर कब हुआ है? तो 13 मई सन 2024 को हुआ है। नेक्स्ट है कि किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो ये 3 आपकी भारतीय कृतियों को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजन रजिस्टर में शामिल किया गया है। पहली है रामचरितमानस तुलसीदास जी की, पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी के, और सहृदय लोक लोचन ये है जगन्नाथ पंडित राज ने लिखी थी। सहृदय लोक लोचन ये पोएट्री है, कविता है। जगन्नाथ पंडित राज ये 17वीं सेंचुरी की कविता है और ये संस्कृत भाषा में है। जबकि अगर रामचरितमानस की बात करें तो ये तुलसीदास जी ने लिखी थी 16वीं सेंचुरी में, अवधी भाषा में है ये, और इसी में हनुमान चालीसा भी इसी का पार्ट था। अगर मैं पंचतंत्र की बात करूं तो विष्णु शर्मा जी ने लिखी थी और ये संस्कृत भाषा में थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया है? तो यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक ये भी आपका विश्व आर्थिक मंच ने ही जारी किया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ही जारी किया है। ठीक है, और इसी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का 39वां स्थान रहा है। भारत का 39वां स्थान रहा है। पहले रैंक पे है यूएसए, भारत 39वें रैंक पे है, और लास्ट रैंक पे है आपका माली। ठीक है, माली 119वीं रैंक पे है। ठीक है, और वर्ल्ड ये कब जारी की जाती है रिपोर्ट? तो ये वर्ल्ड टूरिज्म डे के जो विश्व पर्यटन दिवस होता है उस दिन जारी की जाती है, और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को आयोजित किया जाता है। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस, एक्चुअली ये मारखोर क्या है? तो ये पाकिस्तान की स्टेट एनिमल है। जैसे हमारे यहाँ स्टेट एनिमल जो इंडिया का स्टेट एनिमल आपका इंडिया का नेशनल एनिमल सॉरी ये बाघ है, वैसे ही पाकिस्तान का स्टेट एनिमल है मारखोर। मारखोर एक बर्ड माउंटेन गोट है, यानी जो पर्वतों पे बकरी का ही एक प्रजाति है मारखोर। ये नियर थ्रेटेंड है। ठीक है, अगर उस लिस्ट में देखोगे रेड लिस्ट में तो ये नियर थ्रेटेंड है। अगला है भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो भारत कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता अभी भारत के पास ही है, और ये सन 24 से 26 तक भारत के पास ही इसकी अध्यक्षता रहेगी। नेक्स्ट है कि लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुआ है? तो लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में गीटानोस नौसेदा ये दोबारा से निर्वाचित हो गए हैं। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं? तो ये इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, यानी मैक्सिको ने इक्वाडोर के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं। नेक्स्ट है कि विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति सन 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष सन 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष 3 देश कौन से हैं? यानी ऐसे कौन से 3 कंट्री हैं जो सबसे ज़्यादा मिलिट्री पर पैसा खर्च करते हैं? ये सिप्री की रिपोर्ट है, और यहाँ पर पहले नंबर पे है यूएसए, सेकंड पे है चीन, जो तीसरे पे आपका रूस। ठीक है, यूएसए, चीन और रूस ये सबसे ज़्यादा अपनी मिलिट्री पे खर्चा करते हैं। अगला है टाइम की वर्ष सन 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है? यानी जो टाइम पत्रिका है उसमें 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारतीय मूल के कितने लोग हैं? तो भारतीय मूल के 8 लोग हैं जिन्होंने इस पत्रिका में जगह बनाई है, और इन 8 लोगों का नाम देखें तो एक है अजय बंगा, जो अभी वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट भी हैं, अजय बंगा। दूसरे हैं सत्या नडेला, जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। आलिया भट्ट, ये आप जान ही रहे हैं, एक्ट्रेस हैं इंडिया के। साक्षी मलिक रेसलर रह चुके हैं। और देव पटेल ये ब्रिटिश एक्टर हैं। ठीक है, आसमा खान ये ब्रिटिश फीमेल सेफ हैं। प्रेमबदा नटराजन ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट है अमेरिका में। और जिगर शाह ये डायरेक्टर हैं लोन प्रोग्राम ऑफिस यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का लोन प्रोग्राम ऑफिस के जो अभी हेड हैं जिगर शाह। ठीक है, तो ये 8 लोग हैं जिन्होंने टाइम की जो 100 प्रभावशाली लोगों की सूची है उसमें अपनी जगह बनाई है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एरेबस पर्वत कहाँ पर है? तो ये माउंट एरेबस आपका अंटार्कटिका में है। अगला है कि आइलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आइलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस 37 साल के बने हैं। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बजरनी बेनेडिक्सन। ठीक है, बजरनी बेनेडिक्सन ये आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री बजरनी बेनेडिक्सन, जबकि आइलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री साइमन हैरिस। अगला है कि भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देश हैती से अपने नागरिकों को निकालने हेतु किस मिशन को संचालित किया है? तो हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने ऑपरेशन इंद्रावती संचालित किया है। अब कुछ और ऑपरेशन देख ले रहे हैं जिसमें इंडिया ने अपने जो सिटीजन्स थे उनको बाहर से, जो भी एनआरआईज थे उनको बाहर से, यानी जहाँ पर भी हिंसाग्रस्त क्षेत्र थे वहाँ से रेस्क्यू किया था। तो वो कौन कौन से मिशन हैं अभी 4-5 सालों के बीच में, तो हम सब देख ले रहे हैं एक साथ।
तो इस तरीके का एक मिशन हुआ था कुवैत कुवैत एयरलिफ्ट, जिसके ऊपर मूवी बन चुकी है, 1990 में हुआ था। और क्योंकि यहाँ पे इराक इराक ने इन्वेजन कर दिया था, अटैक कर दिया था कुवैत पे, तो वहाँ से नागरिकों को निकालना पड़ा था इंडिया को, जिसे कुवैत एयरलिफ्ट कहा जाता है, 1990 में। ऑपरेशन सुकून हुआ था सन 2006 में, ऑपरेशन सुकून। ये लेबनान से हमने अपने नागरिकों को निकाला था जब इसराइल ने लेबनान पे अटैक किया था। इसी प्रकार से ऑपरेशन सेफ होम गार्डिंग, सेफ होम कमिंग, ये सन 2011 में हुआ था, लीबिया से ही लोग निकाले थे। ऑपरेशन मैत्री, ये सन 2015 में नेपाल में जो भूकंप आया था वहाँ से अपने लोगों को निकाला था। ऑपरेशन राहत सन 2015 में, ये यमन से अपने लोगों को निकाला था। ऑपरेशन समुद्र सेतु, ये जब कोविड आया था तो उस समय पे इंडियंस को समुद्री रास्ते के थ्रू जब लेके आए थे, उसको बोलते हैं ऑपरेशन समुद्र सेतु। ये सन 2021 में हुआ था। इसी प्रकार से दूसरा ऑपरेशन था ऑपरेशन वंदे भारत, ये भी सेम उसी टाइम पीरियड का था, अपने लोगों को निकालने के लिए, यानी ड्यूरिंग पैंडेमिक अपने जो इंडियन सिटीजन्स थे उनको इंडिया वापस लेके आए थे। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये सन 2021 में हुआ है, ऑपरेशन देवी शक्ति। ये अफगानिस्तान पर जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो वहाँ से अपने सिटीजन्स को रेस्क्यू किया था। ऑपरेशन गंगा, ये सन 2022 में यूक्रेन से जब ये रसिया यूक्रेन वॉर हुआ था स्टार्ट, तो उस समय यूक्रेन में ऑपरेशन गंगा चला था। ऑपरेशन दोस्त, जब तुर्की पे अर्थक्वेक आया था उसकी सहायता करने के लिए, अपने सिटीजन्स को निकालने के लिए ऑपरेशन दोस्त चला था सन 2023 में। ऑपरेशन कावेरी, ये भी सन 2023 में ही चलाया गया था, सूडान से अपने लोगों को निकालने के लिए। सूडान में सिविल वार हो गया था, जिस वजह से अपने लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। और इसी प्रकार से ऑपरेशन अजय स्टार्ट किया गया था फ्रॉम इसराइल से, ठीक है। जब हमास ने इसराइल पर अटैक किया था तो उस समय पर चला था ऑपरेशन अजय। और अभी जो चल रहा है ऑपरेशन इंद्रावती, जहाँ पर हैती से अपने लोगों को निकाला जा रहा है, ठीक है। हैती में सिविल वार हो गया जिसकी वजह से ऑपरेशन इंद्रावती के थ्रू हैती से अपने सिटिजन्स को निकाला जा रहा है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इस वीडियो में हम कंप्लीट अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उन सबको स्टडी कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीओ ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह-अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो भारत को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड में सह-अध्यक्ष के तौर पे भारत को नामित किया है। अगला पॉइंट है कि पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु जिसे पॉइंट नीमो कहा जाता है, वहां तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन बना है? तो ये क्रिस वाउन बना है। अब ये पॉइंट नीमो कहाँ पे है? तो ये साउथ पैसिफिक ओशन में है, साउथ पैसिफिक ओशन में है। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे ही पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी कहा जाता है, दुर्गमता का ध्रुव कहा जाता है। अगला है कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो, ये किसे दिया गया था? तो ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। अभी हम सारे अवार्ड्स देख चुके हैं जो नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन, थर्ड समिट ऑन डेमोक्रेसी, कहाँ आयोजित की गई है? तो ये सियोल, दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई है। अगला है कि हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट सन 2024 के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? तो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति है एलोन मस्क, जिसका अगर नेटवर्थ देखा जाए तो $231 बिलियन का है। नेक्स्ट पॉइंट है कि गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बना है आपका फ्रांस, ठीक है। अगला पॉइंट है कि विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण कहाँ पे किया गया है? तो ये सऊदी अरब में हुआ है। इसी प्रकार से अगर विश्व का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल मंदिर देखें, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड टेम्पल या मंदिर देखें तो ये आपका सिद्दीपेट तेलंगाना में है। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानक उपाधि से सम्मानित किया है? तो ये मॉरिशस विश्वविद्यालय है। अगला है कि फिनलैंड के नए राष्ट्रपति के तौर पे कौन बने हैं? तो फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने अलेक्जेंडर स्टब। नेक्स्ट पॉइंट है कि यूरोप के वीजा मुक्त सेंगेन जोन, यानी यूरोप में एक वीजा मुक्त एक क्षेत्र है जिसे सेंगेन जोन कहा जाता है, उसमें शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना है? तो अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र जो सेंगेन जोन में शामिल हुआ है वो है आपका कोसोवो, ठीक है, कोसोवो। अब सेंगेन एग्रीमेंट ये कब हुआ था? ये 1985 में एग्रीमेंट हुआ था। ये सेंगेन एक शहर है लग्जमबर्ग का, वहाँ पर ये इस तरीके की मीटिंग हुई थी जिस वजह से इस एग्रीमेंट को सेंगेन एग्रीमेंट कहा जाता है। और इसी सेंगेन एग्रीमेंट से सेंगेन जोन बना था 1995 में, इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में यूरोप में। और इसमें आज करंटली 29 देश हैं, ठीक है। और लास्ट आपका शामिल हुआ है कोसोवो। ये एक्चुअली क्या है कि ओपन बॉर्डर प्रोवाइड करता है, विदाउट वीज़ा कि आप 29 देशों में आपस एक साथ घूम सकते हैं। जो भी यहाँ के सिटीजन्स होंगे वो लोग, आप बाहर से कोई भी लोग नहीं जा सकता। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? तो भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश बना है आपका मॉरिशस। नेक्स्ट है कि भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन है? तो पहला स्पेनिश भाषी देश है जो भारतीयता को मान्यता दे रहा है वो है निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन हुआ है? तो होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग भारत और अमेरिका के बीच में आयोजित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक सन 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 42वां इसमें। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक ये जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और इसमें पहले नंबर पे यूएसए ही है, ठीक है। यूएसए में ये सूचकांक बनता है और यूएसए इसमें अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में पहले नंबर पे है। इंडिया 42वें नंबर पे है। अगला है कि कार्यस्थल पर हिंसा उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ
कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? यानी कार्यस्थल पर हिंसा उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश बना है आपका फिलीपींस। अगला है कि इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। इंडस एक्स का पूर्ण रूप क्या है? तो इंडिया यूएस डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम। इंडस एक्स का जो पूर्ण रूप है जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है वो है आपका इंडिया यूएस डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम। और ये कौन सा संस्करण का आयोजन हुआ है नई दिल्ली में? तो ये दूसरा संस्करण था। अगला है कि किस देश में चक्रवात किरली ने भारी तबाही मचाई है? तो चक्रवात किरली आपका ऑस्ट्रेलिया में आया था। ये कैसा चक्रवात है? तो ये भी आपका उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन है। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया है? तो अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद जोसेफ बोकाई ने ग्रहण किया है। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? यानी युगांडा में जनवरी 2024 में कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ था? तो ये तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन हुआ था। थर्ड साउथ समिट आयोजित की गई थी युगांडा में। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था, थीम की थी? तो ये इसका था लीविंग नो वन बिहाइंड। लीविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन होते हैं? तो इस शिखर सम्मेलन में G77 के सदस्य देश एवं चीन भी होता है। यानी G77 के सदस्य और चीन भी होता है। किस देश के 3 शहरों या नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? यानी कौन से देश ने अपने 3 शहरों को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ये कनाडा, सॉरी इसमें यह था कि कनाडा के ये 3 शहर हैं, ब्रैम्पटन, ऑकविले और ब्रेंटफोर्ड। इन तीनों शहरों ने अयोध्या राम मंदिर दिवस यानी 22 जनवरी जब हमारे यहाँ अयोध्या जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तो उसी दिन को यहाँ पर अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषणा की गई थी। और ये 3 शहर हैं, ब्रैम्पटन, ऑकविले और ब्रेंटफोर्ड। ये तीनों कहाँ पे हैं? कनाडा के शहर हैं। अगला है कि ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? तो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो एरिवेलो। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? तो डेनमार्क के नए सम्राट हैं फ्रेडरिक 10, फ्रेडरिक 10th। ठीक है। अगला है कि भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है आपका यूएई। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? गैब्रियल अटल। गैब्रियल अटल फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन की घोषणा की है? यानी अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स कौन बना रहा है? अलायंस ऑन ग्रीन फ्यूल्स भारत के साथ कौन बना रहा है? डेनमार्क बना रहा है। 2-3 फैक्ट। अलायंस का नाम है ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया, GFAI। ये कौन बना रहा है? डेनमार्क बना रहा है। अगला है सक्सेस मसरा। सुकरा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो चाड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और लास्ट पॉइंट है आज की वीडियो का, शेख मोहम्मद सवा अल सलीम अल सबा। शेख मोहम्मद सवा अल सलीम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये है आपका कुवैत के प्रधानमंत्री। तो आज की थोड़ी सी वीडियो आपकी लंबी हो गई। नेक्स्ट वीडियो आपकी आर्थिकी से संबंधित रहेगी, यानी नेक्स्ट टॉपिक पे आर्थिकी पे संबंधित रहेगी और वो जल्द ही आपको कल तक आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको